नमस्कार। बीए फोर्थ सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। उस 3 वीडियोस बने हैं उस यूनिट में, और आज हम सेकंड यूनिट को कवर करेंगे। देखते हैं, ये एक वीडियो में करना तो मुश्किल होगा, 2 या 3 वीडियो इस यूनिट पे भी बनेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटिंग टूल्स। यानी मीनिंग, अर्थ क्या है, और किस किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं ट्रांसलेटिंग टूल्स के, उनके बारे में आपको बताना है। डेफाइन MAHT यानी मशीन एडेड ह्यूमन टूल्स की बजाय यहाँ ट्रांसलेशन भी हो सकता है कि मशीन की एड से इंसानों द्वारा किया गया ट्रांसलेशन, इसको डेफाइन करना है। फिर डिस्क्राइब डिफरेंट ट्रांसलेटिंग टूल्स, तो अलग अलग जो टूल्स हैं अनुवाद के, जो तकनीकें हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, उनका वर्णन करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसलिटरेशन, और ट्रांसलिटरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। डिस्क्राइब इट्स मीनिंग, इसका अर्थ बताइए। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसलिटरेशन का क्या उपयोग है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस, हालांकि यहाँ जो टाइटल दे रखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताए हैं बुक में, लेकिन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, मान लीजिए सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है, तो क्वेश्चन अगर सेक्शन सी में है तो आपको लेंथी आंसर देना है उसका। वर्ड लिमिट जैसे एग्जाम में दे रखी होगी, थर्ड सेमेस्टर में तो वर्ड लिमिट आ रही है आपको। जो सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस हैं वो 200 वर्ड में करने हैं। तो अगर वर्ड लिमिट दे रखी है फिर तो ठीक है, उस वर्ड लिमिट में कीजिए, अदरवाइज आप 2 पेज या 3 पेज का अपना आंसर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटिंग टूल्स। यानी ट्रांसलेटिंग टूल्स का मीनिंग और टाइप्स बताने हैं। ये ही क्वेश्चन ऊपर भी आया है। फिर व्हाट इज़ ग्लॉस मास्टर, ग्लॉस मास्टर क्या है, तो ये टूल हैं ट्रांसलेशन के। व्हाट आर डिक्शनरीज, यानी शब्दकोश क्या हैं। डिफाइन विकीपीडिया एंड एनसाइक्लोपीडिया, इन दोनों से आप परिचित हैं। व्हाट इज़ गूगल ट्रांसलेटर, इससे भी आप परिचित हैं, ये भी एक टूल है। तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पॉसिबली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जब मैंने आपके लिए सिलेबस अपलोड किया था तो आपको बताया था कि आपकी सेकंड यूनिट में यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, कंप्यूटर मोबाइल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और ट्रांसलेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट विद डिफरिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर ट्रांसलिटरेशन। तो ये आपकी सेकंड यूनिट है और आज हम इसी पर बात करेंगे। यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद के लिए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करना। ट्रांसलेशन टूल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग अ सिस्टम इन विच द सिस्टम कैन प्रिडिक्ट द ट्रांसलेशन वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। यानी ट्रांसलेशन टूल को हिंदी में यंत्र बोलते हैं, लेकिन मैं पूरे वीडियो में आगे टूल ही बोलूँगी, यंत्र नहीं बोलूँगी। तो ट्रांसलेशन टूल एक सॉफ्टवेयर है। अब जैसे सॉफ्टवेयर है तो उसकी हमें हिंदी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हिंदी में नहीं बनी, जैसे हिंदुस्तान में नहीं बनी, विदेशों में बनी है, तो उनकी हिंदी कम ही अवेलेबल होती है। और जो हिंदी होती भी है तो इतनी टफ होती है कि वो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो इससे बेहतर हमारे लिए यही होगा कि हम उन शब्दों को इंग्लिश में ही रखें। और ये जब आपके लिए क्वेश्चन आएगा ट्रांसलेशन वाला, तब भी आप याद रखेंगे कि जैसे सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को आप सॉफ्टवेयर ही लिखेंगे हिंदी में भी, है ना, उसको हिंदी में ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते। तो ट्रांसलेशन टूल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग अ सिस्टम, यानी ट्रांसलेशन टूल एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर से आप परिचित ही हैं। कंप्यूटर में कंप्यूटर को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर वो है जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं जिनको आप छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, है ना। जो कंप्यूटर काम करता है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही उसको स्टार्ट करता है,
वैसे बिजली से आप ऑन करते हैं, लेकिन वो चलता सॉफ्टवेयर से है। तो ट्रांसलेशन टूल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग अ सिस्टम, ये हमको एक सिस्टम उपलब्ध कराता है। प्रोवाइड माने उपलब्ध कराना, एक सिस्टम, एक व्यवस्था उपलब्ध कराता है, इन विच, जिसमें कि द सिस्टम कैन प्रेडिक्ट द ट्रांसलेशन वर्ड्स। तो जो सिस्टम है, यानी जो आपका कंप्यूटर है या आपका जो मोबाइल है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है, वो बता सकता है आपको द ट्रांसलेशन वर्ड्स, यानी अनुवादित शब्द फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में। It is aimed at helping people in translating one language, source language, into another language, target language. तो इसका उद्देश्य है लोगों की मदद करना, एक सोर्स भाषा से यानी स्रोत भाषा से टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा में चीज़ों को अनुवादित करने में मदद करना, इसका उद्देश्य है। However, translation tools have several limitations. लेकिन जो अनुवाद के टूल्स हैं उनकी कई सीमाएं हैं, कमियां हैं। Firstly, translation tools can only translate a language in the form of written text. पहली बात यह है कि जो ट्रांसलेशन टूल्स हैं वो केवल एक भाषा को अनुवादित कर सकते हैं जो कि लिखित रूप में है। दे कैन नॉट रिकग्नाइज लैंग्वेज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, वो उस भाषा को नहीं पहचान सकते जो बोलचाल की भाषा है, जो हम बोलते हैं। द अदर लिमिटेशन इज दैट ट्रांसलेशन टूल्स समहाउ कैन नॉट ट्रांसलेट लैंग्वेज इन नेचुरल फ्लो। दूसरी कमी ये है कि जो अनुवाद के टूल्स हैं वो भाषा को उसके नेचुरल फ्लो में, जो उसका स्वाभाविक बहाव है, उसके अनुसार अनुवादित नहीं कर सकते। दे आर लैकिंग इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उनमें कमी होती है स्वाभाविक भाषाई प्रक्रिया की। ट्रांसलेशन टूल्स आर कॉमनली यूज फॉर ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट रिटन इन वन लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, इनटू अनदर लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। तो जो ट्रांसलेशन के टूल्स हैं उनको सामान्यतः प्रयोग किया जाता है स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जो लिखित चीज़ें हैं उनको अनुवादित करने के लिए। ट्रांसलेटिंग टूल्स आर यूज टू हेल्प ट्रांसलेटर्स इन ट्रांसलेटिंग ग्रेट नंबर्स ऑफ ट्रांसलेशन वर्क्स इन इफेक्टिव टाइम। अनुवाद के टूल्स को प्रयोग किया जाता है टू हेल्प ट्रांसलेटर्स यानी अनुवादकों की मदद करने के लिए, इन ट्रांसलेटिंग ग्रेट नंबर्स ऑफ ट्रांसलेशन वर्क, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो अनुवाद का कार्य होता है उसको करने में, इन इफेक्टिव टाइम यानी प्रभावी समय में, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद वो कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स, 3 प्रकार के अनुवाद के टूल्स हैं। बीइंग स्टडीड इन द आर्टिकल, जिनका अध्ययन किया गया है एक आर्टिकल में, एंटाइटल्ड मशीन ट्रांसलेशन टूल्स, जिसका कि शीर्षक है मशीन ट्रांसलेशन टूल्स, टूल्स ऑफ द ट्रांसलेटर्स ट्रेड, यानी जो अनुवादक है उसके व्यवसाय के टूल्स, रिटन बाय पीटर कास्बर्ग, जो पीटर कास्बर्ग के द्वारा लिखी गई है ये किताब, पब्लिश्ड इन 2012, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई। ये सामने हैं पीटर कास्बर्ग, जिनके बारे में अभी बात हो रही है। तो इनका लिखा हुआ आर्टिकल है, गूगल पे जाके आप पढ़ सकते हैं। ये डेनमार्क के प्रोफेसर हैं, आरहस यूनिवर्सिटी के। तो और आप जो लोग इंटरेस्टेड हों बच्चे, वो लोग जाके ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, पूरा अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये खोल के दिखाया, आप अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, है ना। और ये वाला आर्टिकल खुल जाएगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, 13 पेजेस का है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो उसी आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि 3 टाइप्स के ट्रांसलेशन टूल्स हैं, और मशीन ट्रांसलेशन टूल्स, और ये कौन कौन से हैं? फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन FAMT, ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन और HAMT, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन MAST। सबसे पहले फुली ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेशन दैट इज परफॉर्म्ड होली बाय द कंप्यूटर। तो ये इस टाइप का जो ट्रांसलेशन है पूरी तरीके से कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, बिना इंसान को उसमें शामिल किए, एंड दैट इज ऑफ हाई क्वालिटी, मतलब उच्च कोटि का होता है, विच इज़ अ गोल दैट वॉज देन सीन टू बी अ यूटोपिया and remains so even today if no controls or restraints are applied to the language in the
टेक्स्ट। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसा ट्रांसलेशन मशीन खुद करे और वो हाई क्वालिटी का हो, वो उस वक्त भी यूटोपिया था। यूटोपिया मतलब जो एक इमेजिनेशन की बात है, और आज भी है, क्योंकि कोई भी भाषा होती है उसमें बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो कि कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता, मशीन खुद नहीं कर सकती उनको ट्रांसलेट। तो थोड़ा रेस्ट्रेंट चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है, ह्यूमन कंट्रोल, यानी इंसान की तरफ से थोड़ी सी दखलंदाजी, इंसान का हस्तक्षेप चाहिए होता है। दूसरा, ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन, यानी इंसान की मदद लेकर किया गया मशीन के द्वारा ट्रांसलेशन, refers to systems in which the translation is essentially carried out by the program itself but requires aid from humans to resolve specific language problems arising from the source text or to correct the resulting target text। तो ये वही है जो आइडियल है, जिसमें कि ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन है, यानी ट्रांसलेशन तो मशीन कर रही है लेकिन उसमें इंसान की आवश्यकता है, इंसान उसमें मदद कर रहा है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि स्रोत भाषा में भी हैं और लक्ष्य भाषा में भी हैं, सोर्स टेक्स्ट में भी है और टारगेट टेक्स्ट में भी हैं। तो वो एक इंसान ही उन कमियों को पूरा कर सकता है, तो उतनी एड मशीन के द्वारा, इंसान के द्वारा की जाती है। फिर है मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन। वहाँ क्या था? ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन था, यानी इंसान की मदद से मशीन द्वारा किया गया ट्रांसलेशन, और ये है मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन यहाँ इंसान कर रहा है लेकिन मशीन की हेल्प लेकर। Includes any process or degree of automation in the translation process provided that this mechanical intervention provides some kind of linguistic support। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पहले हम केवल डिक्शनरीज़ की हेल्प लेते थे, जब तक मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हम लोग जब स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हमें अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो एकमात्र जो हमारे सामने रास्ता होता था वो डिक्शनरी का होता था। डिक्शनरी में वो वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या करें, परेशान रहते थे। लेकिन आज क्या है, आप कंप्यूटर में आपके पास ढेर सारी डिक्शनरीज़ हैं अलग अलग तरीके की, और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग आपको आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में ना मिले। तो उनकी सहायता से इंसान आज किसी भी शब्द को, किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन है, जिसमें इंक्लूड शामिल है एनी प्रोसेस, कोई भी प्रक्रिया, और डिग्री या मात्रा ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब जो हमको मशीन से मिलता है ऑटोमेटिकली इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी अनुवाद की प्रक्रिया में, प्रोवाइडेड दैट दिस मैकेनिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक सपोर्ट, यानी ये जो मशीनी इंटरवेंशन है, यानी मशीनी हस्तक्षेप है, ये कुछ भाषाई सपोर्ट हमको उपलब्ध कराता है इंसान को। Thus, the machine-aided human translation category includes things like spelling, grammar, and style checkers। तो जो मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन है उसकी कैटेगरी में क्या चीज़ें शामिल हैं? स्पेल चेकर हम लगाते हैं ना अपने मोबाइल में, ऑटो करेक्ट लगा देते हैं, कभी कभी हम वो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है ना, करेक्ट तो करता है चीज़ों को, लेकिन कभी कभी बड़ी गड़बड़ करता है ऑटो करेक्ट जब हम लगा देते हैं। स्पेलिंग चेक हम लगाते हैं कि अगर गलती से हम गलत स्पेलिंग टाइप कर दें तो वो स्पेलिंग चेक कर ले। एक ग्रामरली करके सॉफ्टवेयर आता है, जैसे अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, सर्च पेपर लिख रहे हैं, तो ग्रामरली सॉफ्टवेयर वो आपकी ग्रामर को चेक कर देता है। तो ग्रामर एंड स्टाइल चेकर्स, डिक्शनरीज, जो जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर, और मान लीजिए बीच में किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, सर्च इन द वेब करके आ जाता है, तो आप तुरंत उस वर्ड का मीनिंग वहीं की वहीं देख सकते हैं, आपको डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डिक्शनरी की बात हो रही है वही मोबाइल वाली डिक्शनरी की बात हो रही है, इंटरनेट वाली डिक्शनरी की बात हो रही है, वेब सर्च की बात हो रही है। थीसरस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, जहाँ एंटोनिम सिनोनिम अगर आपको देखने हैं तो आपको थीसरस में देखना होता है। एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश होता है, एंड अदर सोर्सेज, और दूसरे स्रोत ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के, दैट ट्रांसलेटर्स कैन कंसल्ट, जिनको कि अनुवादक कंसल्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं,
either ऑनलाइन या तो ऑनलाइन और ऑन सम अदर कंप्यूटर रीडेबल सपोर्ट, या फिर कुछ ऐसी सपोर्ट होती हैं जिनको कंप्यूटर रीड कर सकता है। जैसे आप सेव कर लेते हैं डिक्शनरीज को, अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तो आप उसके बिना भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। It also contains the systems that make use of these tools and go to constitute a work environment that allows the translator to handle the source and the target text as well as the storage and retrieval translations. In other words, what is known as the translator's workstation. इट ऑल्सो कंटेन्स द सिस्टम्स, यानी इसमें वो व्यवस्थाएं भी शामिल हैं दैट मेक यूज़ ऑफ दीज टूल्स, जो कि इन टूल्स का प्रयोग करते हैं एंड गो टू कंस्टिट्यूट अ वर्क एनवायरनमेंट, और एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कार्य का दैट अलाउज द ट्रांसलेटर, जो कि अनुवादक को अनुमति देता है टू हैंडल द सोर्स एंड द टारगेट टेक्स्ट, जिससे कि वो स्रोत और लक्ष्य वाले टेक्स्ट को हैंडल कर सके, संभाल सके। एक ऐसा वातावरण उसके लिए उपलब्ध कराते हैं ये टूल्स, एज वेल एज द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ ट्रांसलेशन, और वो अपने ट्रांसलेशन वर्क को, जो अनुवाद का उसका कार्य है, उसको स्टोर कर सकता है कंप्यूटर में और रिट्रीवल कर सकता है। रिट्रीवल क्या है, अगर वो कहीं मिस हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ या फिर डिलीट हो गया, तो वो रिट्रीव करना होता है। अगर कहीं आपने सेव कर रखा है अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। मोबाइल में भी कई बार रिट्रीव हो जाता है, कई बार नहीं होता। तो रिट्रीवल ऑफ ट्रांसलेशन, यानी उसके ट्रांसलेशन के वर्क का, अनुवाद के कार्य का रिट्रीवल मिलता है इन टूल्स की वजह से, क्योंकि उसमें वो सेव होती जाती हैं चीज़ें। जब आप टाइप कर रहे होते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपना, तो उसमें आप सेव करते जाते हैं, ऑटो सेव हो जाता है। कभी अगर गलती से डिलीट हो गया, वैसे तो डिलीट होता ही नहीं जब आप ऑटो सेव उसको कर देते हैं, लेकिन अगर हो जाता है तो वो रिट्रीव हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हाट इज़ नोन एज द ट्रांसलेटर्स वर्क स्टेशन। तो ये जो सारे टूल्स हैं ट्रांसलेटर को, एक अनुवादक को वर्क स्टेशन प्रदान करते हैं, यानी जहाँ पर वो अपना काम आसानी से कर सकता है। फिर है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन ह्यूमन लैंग्वेज टू अनदर ऑटोमेटिकली। तो मशीन ट्रांसलेशन है मतलब प्रयोग करना कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, एक मानवीय भाषा से दूसरी मानवीय भाषा में अनुवादित करने के लिए, ऑटोमेटिकली माने अपने आप। At the basic level, machine translation performs simple substitution of words in one natural language for words in another. यानी मशीन ट्रांसलेशन में एक बस शब्दों का सब्स्टिट्यूशन उपलब्ध कराया जाता है, जो सब्स्टिट्यूशन माने विकल्प, एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्दों का विकल्प उपलब्ध किया जाता है मशीन के द्वारा। मोर एडवांस्ड एंड यूजफुल मशीन ट्रांसलेशन एकोमोडेट्स द ट्रांसलेशन टू टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंट ग्रामर्स, इडियम्स एंड अदर लैंग्वेज आर्टिफैक्ट्स बिटवीन द टू लैंग्वेजेस। यानी जो ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं ट्रांसलेशन के, वो अलग अलग ग्रामर्स, जैसे हिंदी का ग्रामर अलग है, इंग्लिश का ग्रामर अलग है, तो जो ज़्यादा एडवांस टूल्स हैं वो ग्रामर को भी संभालते हैं। ईडियम्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे वाइल्ड गुचेस है, एक ईडियम है, तो सिंपली अगर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जंगली बतख का पीछा हुआ, लेकिन अगर इडियोमेटिक ट्रांसलेशन आपके पास अवेलेबल है तो वो उसको निष्फल प्रयास या इस तरीके से ट्रांसलेट कर देगा। एंड अदर लैंग्वेज आर्टिफैक्ट्स, और जो दूसरे लैंग्वेज आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स माने जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, लिंग्विस्टिक डिवाइसेस होती हैं बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं के बीच में। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिंग्विस्टिक डिवाइसेस होती हैं। तो अगर कोई ऐसा मशीन टूल्स है जिसको हिंदी की डिवाइसेस भी मालूम है और इंग्लिश की भी लिंग्विस्टिक डिवाइसेस मालूम है, तो वो बेटर तरीके से कर सकता है। हालांकि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि ये काम इंसान ही कर पाता है। In the field of translation, machine translation can be used either to pre-translate a document, in which case the translator performs an editing function to correct the suggestions from the machine. अच्छा, इसमें इस क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के क्षेत्र में, इस ट्रांसलेशन को प्रयोग किया जाता है प्री ट्रांसलेट
डॉक्यूमेंट को प्री ट्रांसलेट करने के लिए, जिसमें कि जो ट्रांसलेटर है परफॉर्म्स एन एडिटिंग फंक्शन, वो क्या करता है, फिर एक सुधार करता है, संपादन करता है। यानी ट्रांसलेशन कर दिया आपने, मशीन ने या आपके कंप्यूटर ने ट्रांसलेशन कर दिया, फिर उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनकी प्रूफ रीडिंग आप कर सकते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन कैन ऑल्सो बी एक्सेस थ्रू ट्रांसलेशन मेमोरी, यानी इस मशीन ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन मेमोरी के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है उस तक। इन दिस केस द ट्रांसलेटर इज नॉट करेक्टिंग मशीन ट्रांसलेशन बट इज एबल टू यूज द मशीन ट्रांसलेशन सजेशन इफ द ट्रांसलेशन इज एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर अनुवादक मशीन ट्रांसलेशन को करेक्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसको प्रयोग ही कर रहा होता है अगर वो एप्रोप्रिएट है, उचित है, सही है। There are also वेब सर्विसेज, तो कुछ वेब सर्विसेज हैं दैट प्रोवाइड मशीन ट्रांसलेशन, जो मशीन ट्रांसलेशन उपलब्ध कराती हैं। गूगल ट्रांसलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन मशीन ट्रांसलेशन सर्विस। तो गूगल ट्रांसलेट इसका एक एग्जाम्पल है, आपने हो सकता है कुछ लोगों ने प्रयोग किया हो आप में से। गूगल ट्रांसलेट इज नॉट एन ओपन सोर्स टूल, तो गूगल ट्रांसलेट एक ओपन सोर्स टूल नहीं है। ओपन सोर्स टूल क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं विदाउट कमर्शियल लाइसेंस। तो ये ओपन सोर्स टूल नहीं है। वो जो ओपन सोर्स टूल्स होते हैं कोलैबोरेशन में होते हैं, लेकिन ये गूगल का अपना है, गूगल ट्रांसलेट। बोथ एपर्टियम एंड मोसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एन ओपन सोर्स मशीन। ये दोनों एग्जाम्पल हैं, एपर्टियम और मोसेस, ये ओपन सोर्स टूल्स हैं, मशीन ट्रांसलेशन टूल्स। अ स्मॉल नंबर ऑफ मशीन टूल्स आर एज फॉलोज। कुछ और मशीन टूल्स के नाम हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कुछ से तो आप फैमिलियर होंगे ही। पहला डिक्शनरीज एंड ग्लॉसरीज, यानी कुछ डिक्शनरीज और ग्लॉसरी, यानी कि जो शब्दावलियाँ हैं वो उपलब्ध हैं हमारे लिए कंप्यूटर पर। डिक्शनरीज आर एसेंशियल टूल्स फॉर गुड ट्रांसलेशन। अच्छे अनुवाद के लिए डिक्शनरी तो परमावश्यक हैं, वैसे पहले से ही आवश्यक हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर डिक्शनरीज फिल द ब्लैंक इन ट्रांसलेटर्स नॉलेज। तो डिक्शनरीज क्या करती हैं, अगर अनुवादक के ज्ञान में कोई कमी है, खाली स्थान है, तो वो डिक्शनरीज के द्वारा ही भरा जाता है। बिकॉज नो वन नोज ऑल वर्ड्स, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको सारे शब्द आते हों, है ना। हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी के भी हमें सारे शब्द नहीं आते। कई बार हम अटक जाते हैं कि भाई इसका क्या मतलब हुआ। और ऐसे ही इंग्लिश भले ही पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश के सारे शब्द तो नहीं आते ना, हमें भी डिक्शनरी देखनी होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, दे शेड लाइट इन केस ऑफ डाउट। अगर कहीं कोई डाउट है, किसी को संदेह है, तो उस पर रोशनी डालते हैं। टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, यानी अलग अलग प्रकार की डिक्शनरीज होती हैं, जिनमें कि मोनोलैंग्वेज डिक्शनरी है, यानी जैसे हिंदी के ही कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो हमको समझ नहीं आते, तो हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी मोनोलैंग्वेज डिक्शनरी हुई। मोनो माने वन, तो मोनोलिंगुअल माने एक भाषा की डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश आती हैं डिक्शनरीज, आप वेबस्टर की डिक्शनरी जब खरीदेंगे तो उसमें इंग्लिश टू हिंदी नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खरीदेंगे तो इंग्लिश टू हिंदी नहीं होगा, उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगा, यानी एक इंग्लिश वर्ड का ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, तो वो मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज होती हैं। Monolingual dictionary is one of the tools that show many definitions of the words, symbols and many morphological information. तो जो morphological है, मतलब कि relating to form and structure information होती है, that helps the learner in understanding technical words, जो कि सीखने वाले की मदद करती हैं तकनीकी शब्दों का मतलब समझने में। कई बार तकनीकी शब्द होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, उनके मतलब हमको नहीं मालूम होते हैं, तो वो डिक्शनरी हमको क्लियर करती हैं। मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज आर यूज टू प्रमोट द फ्लुएंसी थ्रू डेफिनेशन ऑफ वोकेबलरी। तो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है मोनोलिंगुअल डिक्शनरी, यानी वोकेबलरी जो शब्दावली है उसकी डेफिनेशन के माध्यम से, यानी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसकी डेफिनेशन जब आपको बताई जाएगी तो आपको वो क्लियर हो जाएगा और उस शब्द को आगे आप प्रयोग कर सकते हैं अपने लेखन में, अपने बोलचाल में। बाइलिंगुअल डिक्शनरीज, बाइलिंगुअल मतलब कि दो भाषाओं वाली डिक्शनरी, यानी इंग्लिश टू हिंदी जो डिक्शनरी है वो बाइलिंगुअल है और हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी है वो भी बाइलिंगुअल है।
अ बाइलिंगुअल डिक्शनरी यूजेस टू लैंग्वेजेस, दो भाषाओं का प्रयोग होता है। वर्ड्स फ्रेजेस इन वन लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज, तो एक भाषा के शब्द और वाक्यांश दूसरी भाषा में अनुवादित किए जाते हैं। अ बाइलिंगुअल डिक्शनरी इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन डिक्शनरी, तो जो दो भाषाओं की डिक्शनरी है उसको अनुवाद शब्दकोश आप कह सकते हैं। स्पेशलाइज्ड डिक्शनरीज यानी विशेष शब्दकोश, इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, अलग अलग प्रकार के शब्दकोश आते हैं। डिक्शनरी ऑफ यूसेज यानी किसी शब्द को कैसे प्रयोग करना है ये सिखाती है डिक्शनरी ऑफ यूसेज। थीसॉरस, थीसॉरस आपको एंटोनिम सिनोनिम बताती है। स्पेलिंग डिक्शनरी, तो कभी कभी आप स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं, भाई रिसीव की स्पेलिंग RECEI होगा या CIE होगा, है ना, रिसीव, डिसीव, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं कहीं तो CEI आता है, कहीं CIE आता है, तो ये स्पेलिंग डिक्शनरी से आपको क्लियर होता है। डिक्शनरी ऑफ स्लैंग, स्लैंग मतलब कुछ जो बोलचाल की भाषा है, अभद्र भाषा होती है, तो वो स्लैंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम जनरली लिखित में या जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उसमें यूज़ नहीं करते। विजुअल डिक्शनरीज यानी कुछ ऐसी डिक्शनरी हैं जिसमें तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। राइमिंग डिक्शनरी, किसी वर्ड का आपको राइमिंग वर्ड देखना है तो वो राइमिंग डिक्शनरी में आप देखेंगे। डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये तो एक तरीके से थीसॉरस भी हुई जो मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। फिर है ग्लॉसरीज यानी शब्दावली। Many publications contain a glossary or word list that includes the definition of the term as used in a specific publication. तो बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा पीछे ग्लॉसरी दी होती है, यानी शब्दावली दी होती है जो कि उस किताब में प्रयोग की गई होती है, उस विशेष किताब में। कई नॉवेल्स आपने ऐसे पढ़े होंगे, पीछे उसकी ग्लॉसरी दे रखी होती है। By means of these definitions, it is easier to find the equivalent concepts in the target language. तो इन डेफिनेशंस के द्वारा, इन परिभाषाओं के द्वारा इट इज़ ईजियर, आसान होता है टू फाइंड द इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट माने समानार्थी, समानार्थी शब्द खोजना इन द टारगेट लैंग्वेज, लक्ष्य भाषा में। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी इन द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, तो इससे मदद मिलती है कंसिस्टेंसी बनाए रखने में। जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, जो अनुवादित उद्धरण है या पुस्तक है, उसकी कंसिस्टेंसी मतलब कि समरूपता बनाए रखने में। एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल, विश्वकोश भी एक महत्वपूर्ण टूल है। इट प्रोवाइड्स विद फर्दर डिटेल्स, ये और ज़्यादा डिटेल्स उपलब्ध कराता है ऑन वर्ड्स और फ्रेजेस, शब्दों के बारे में या वाक्यांशों के बारे में, देन द डिक्शनरीज डू, जितना कि शब्दकोश करते हैं। शब्दकोश से आगे बढ़कर एनसाइक्लोपीडिया हमें बताता है। इट इज़ देयरफॉर अ हेल्पफुल टूल टू बी इक्विप्ड विद, तो ये बड़ा सहायक टूल है जिसको कि इक्विप्ड विद मतलब हमें साथ में रखना चाहिए यदि हम एक अनुवादक हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बहुत फेमस है, तो उसमें सारे विश्व का ज्ञान समाहित करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये संभव नहीं है, आप कितना भी बड़ा एनसाइक्लोपीडिया बना दीजिए, सारे विश्व का ज्ञान उसमें इसलिए नहीं समा सकता क्योंकि चीज़ें रोज़ एक नई चीज़ निकल कर आ रही है। तो फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कोशिश की गई है चीज़ों को समेटने की, विश्व के ज्ञान को समेटने की। वो बहुत बड़ा विश्वकोश है। कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, तो कंप्यूटर और इंटरनेट, कंप्यूटर हैज़ प्लेड एंड इज़ स्टिल प्लेइंग, यानी कंप्यूटर ने एक भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। अ की रोल इन प्रोफेशनल फील्ड्स, जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग योर सेल्फ विद सो मैनी डॉक्यूमेंट्स, नेमली डिक्शनरीज, एनसाइक्लोपीडियाज एट्सेट्रा, you can simply use a single computer, desktop or laptop connected to the internet, whereby you can access as many of the tools mentioned above as you wish. तो उदाहरण के लिए अपने आप को परेशान किए बिना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे पास ये न मोबाइल थे, न लैपटॉप थे, न कंप्यूटर्स थे। उस वक्त हमें अगर कोई शब्द नहीं आता था तो एकमात्र हमारा जो सहारा होता था वो डिक्शनरी का सहारा होता था, डिक्शनरी ही देखनी पड़ती थी।
और कभी कभी डिक्शनरी में कोई कोई शब्द मिलता भी नहीं था, तो परेशानी होती थी। लेकिन आज आपको ना डिक्शनरी देखनी है, ना एनसाइक्लोपीडिया देखना है, ना कोई और डॉक्यूमेंट देखना है। सीधा अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप किसी भी वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। सारी दुनिया की नॉलेज आपके मोबाइल में है, छोटा सा मोबाइल, और देखिए कितनी सारी नॉलेज उसमें छिपी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मदद करती हैं शब्दों के अर्थ जानने में, है ना। अगर एक एक शब्द देखें तो आप देखो, यानी आपको डिक्शनरी नहीं देखनी, एनसाइक्लोपीडिया एटसेट्रा, यू कैन सिंपली यूज़ अ सिंगल कंप्यूटर। आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं कनेक्टेड टू द इंटरनेट, हाँ बशर्ते उसमें इंटरनेट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप डिक्शनरी इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो भी इंस्टॉल हो जाता है, और आप आराम से बिना इंटरनेट के भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। whereby you can access as many of the tools mentioned above as you wish, जितना आप चाहें उतना आप यूज़ कर सकते हैं। if not connected to the internet, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है, you can still install the software tools onto your computer and use them fruitfully। मज़े से आप उनको इंस्टॉल कर लीजिए और कभी भी यूज़ कीजिए, इंटरनेट नहीं है तो भी, है ना। कभी कभी जियो फाइबर भी काम नहीं करता, उसका भी तार बंदर तोड़ जाता है बाहर। वर्ड प्रोसेसर से अलाउ द ट्रांसलेटर टू इजीली टाइप अ ट्रांसलेशन। तो वर्ड प्रोसेसर क्या हमारी मदद करता है ट्रांसलेशन को टाइप करने में। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब प्रोग्राम्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। तो वर्ड प्रोसेसर में स्पेलिंग और ग्रामर चेकर्स लगे हुए हैं। जब भी हम टाइप करते हैं, जैसे अपना रिसर्च पेपर हम टाइप करते हैं, तो अगर हमने कोई स्पेलिंग गलत कर दी, गलती से ये प्रोसेसर की स्पेलिंग ही मान लीजिए हमने गलत लिख दी, तो वो रेड निशान इसके नीचे अपने आप बन के आ जाता है ना। कोई ना कोई निशान, कभी ग्रीन कलर का या रेड कलर का निशान बन के आ जाता है। तो हमें लगता है क्या गलती कर दी, फिर हम उसी से सजेशन मांग लेते हैं। उसी जैसे रेड निशान लगा हुआ है तो हम इस वर्ड पर क्लिक करेंगे, सजेशन मांगेंगे, और वो हमें अपने आप सजेस्ट कर देता है कि ये देखिए शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। तो उसी में से अगर हमें सही लगता है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। There are, however, other good spell checkers apart from those built into word processors। अलग से ही भी आप word checkers यूज़ कर सकते हैं। Another useful feature of word processors is that they can count the total number of words in a document। ये बहुत बड़ी चीज़ है ना। हम हाथ से लिखेंगे तो हमें गिनने पड़ेंगे कितने शब्द हुए, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे। लेकिन जब हम कंप्यूटर पर टाइप कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो नीचे नंबर लिखता चला जाता है वो कि इतने वर्ड टाइप हो गए, तो वो खुद ही काउंट करता जाता है। नाउअडेज द वर्ड प्रोसेसर्स विच एंजॉय मोस्ट पॉपुलरिटी आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन ऑफिस। तो ये वर्ड प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही टाइप करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज, इनके बारे में हालांकि पहले बात हो चुकी है, अब फिर से देख लीजिए। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी हैं या विश्वकोश हैं, एनसाइक्लोपीडिया, ट्रांसलेटर्स और लर्नर्स नीड टू लुक अप रेफरेंस सोर्सेज टू सॉल्व देयर टर्मिनोलॉजी एंड स्पेलिंग प्रॉब्लम्स। तो अगर टर्मिनोलॉजी यानी शब्दों से संबंधित कोई समस्या है या स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए अनुवादकों को कुछ रेफरेंस सोर्सेज देखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज हैव द एडवांटेज ऑफ स्पीड एंड कन्वीनियंस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है, वैसे आपको अलमारी में से डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी, फिर देखेंगे ABC बढ़ते जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जो कन्वीनियंस होती है लुकअप एंड पोर्टेबिलिटी ओवर देयर प्रिंटेड काउंटर पार्ट्स। यानी जो जैसे ये मान लीजिए काउंटर पार्ट वर्ड ही है, जो मोबाइल में प्रिंटेड होगा तो हम इसको यहीं क्लिक करेंगे और यहीं से वो वेब सर्च में चला जाएगा, हम वहाँ इसका मीनिंग देख सकते हैं। Another interesting feature is that one can read and hear the pronunciation of most entries। ये सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन का ऑप्शन दे रखा होता है। मेरियम वेबस्टर्स ऑनलाइन डिक्शनरी एंड थीसॉरस कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की डिक्शनरी है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। आप अपने पास इसकी हार्ड कॉपी भी रखें, वो भी अच्छी है। और ऑनलाइन भी इसके जो डेफिनेशंस होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल होते हैं। Each entry has the following fields apart from the entry and definition। यानी एंट्री और डेफिनेशन के अलावा इसमें और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्रोनाउंसिएशन,
तो इस डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा, फंक्शन बताएगा वर्ड का, यानी ये वर्ड वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है, ये वर्ड नाउन के रूप में भी यूज़ हो सकता है ना। कई वर्ड आप ऐसे हैं जैसे फंक्शन है तो या ये जैसे नाउन है ना, या फिर वर्ब है तो ये फंक्शन भी बताता है। एंड एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है ये शब्द की, आया कहाँ से है, तो एटिमोलॉजी भी बताता है। इन एडिशन हाइपरटेक्स्ट लिंक्स अलाउ द यूज़र टू नेविगेट क्विकली बिटवीन द डिफरेंट एंट्रीज। तो उस वर्ड का हाइपरटेक्स्ट लिंक भी दे रखा होता है, तो आप दूसरी जगह भी नेविगेट कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, और अलग डिक्शनरीज को देख सकते हैं, और अलग सोर्सेज से उस वर्ड के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। फिर है वर्ड रेफरेंस। wordreference.com आपने देखा होगा अपने मोबाइल पर कई बार, अगर आप किसी वर्ड को तलाश कर रहे हैं तो इट इज़ अ गुड एंड फ्री चॉइस। ये एक अच्छी और फ्री चॉइस है व्हेन वर्किंग विद डिफरेंट लैंग्वेज पेयर्स, जब आप अलग अलग भाषाओं के साथ काम कर रहे होते हैं, सच एज स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और इटालियन। अगर इन भाषाओं के साथ आप काम कर रहे हैं तो wordreference.com आपकी बहुत मदद करता है। इट ऑफर्स बाइलिंगुअल एंड मोनोलिंगुअल डिक्शनरीज, तो ये आपको दो भाषाओं में या एक भाषा में डिक्शनरी उपलब्ध कराता है, एज वेल एज सिनोनिम डिक्शनरीज, और साथ ही आपको समानार्थी शब्दों के शब्दकोश प्राप्त होते हैं। इन एडिशन इसके अलावा इट्स फोरम्स एंड सब फोरम्स, तो फोरम वैसे हिंदी में मंच बोलते हैं, लेकिन यहाँ आप फोरम ही बोल लीजिए। इसके फोरम और सब फोरम फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लाइक जर्मन और अरेबिक मे बी हेल्पफुल विद वोकेबलरी और एक्सप्रेशंस इन अ गिवन लैंग्वेज। यानी इसके कुछ सब फोरम्स होते हैं जो ख़ास भाषाओं के लिए होते हैं, जैसे अलग से जर्मन भाषा के लिए, अरेबिक के लिए, तो वो मददगार साबित होते हैं अपने शब्दकोश के साथ, अपनी अभिव्यक्तियों के साथ उसी भाषा में। गोल्डन अल वाफ़ी ट्रांसलेटर, तो ये एक सॉफ्टवेयर है इंग्लिश टू अरेबिक ट्रांसलेशन। ये जो सॉफ्टवेयर है इंग्लिश से अरेबिक में ट्रांसलेशन करता है। इज़ अ ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर फॉर मोर एडवांस्ड यूज़र्स एंड प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स। तो जो ज़्यादा एडवांस्ड यूज़र्स हैं या फिर प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं, यानी जिनका व्यवसाय है अनुवाद करना, उनके लिए ये टूल है। Expanded and specialized dictionaries and multi-document translation make this software more suitable for advanced translation purposes। तो इसमें बहुत एक्सपेंड मतलब कि विस्तार से डिटेल्स दी गई हैं, यानी इंग्लिश से अरेबिक में। तो अगर अरेबिक भाषा में जिन लोगों को करना है ट्रांसलेशन, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अलमिसबार ये भी उसी तरीके का है, इंग्लिश टू अरेबिक, एन ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड विद अ वैल्यूएबल टूल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट एट द क्लिक ऑफ माउस बटन। अब इस बुक में नहीं दे रखा था कि ये इंग्लिश टू अरेबिक, तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अलमिसबार ये भी एक टूल है जो कि इंग्लिश से अरेबिक में ट्रांसलेशन करता है। अब इससे तो आप बिल्कुल परिचित होंगे। कुछ भी नहीं आता है, कोई भी चीज़ नहीं आती तो दौड़ के जाते हैं हम विकीपीडिया पर देखते हैं, हर चीज़ विकीपीडिया पर देखते हैं। कभी कभी विकीपीडिया कहता है भाई पैसे दे दो, 150 रुपये डलवाता है, लेकिन हम लोग देते नहीं हैं, हम फ्री में देख लेते हैं, पैसे नहीं देते विकीपीडिया को, मांगता रहता बेचारा। तो विकीपीडिया इट इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी इंटरनेट यूजर्स द बेस्ट वन एट द मोमेंट सिंस ऑल इट्स आर्टिकल्स आर रिटन बाय पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसको बेस्ट इस वक्त माना जाता है और सारी दुनिया की नॉलेज विकीपीडिया पर है और पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा इसको लिखा जाता है, यानी इसमें जो कंट्रीब्यूशन देते हैं सारी दुनिया के स्कॉलर्स देते हैं। दिस में लीड टू एन एप्रोप्रिएट एजम्पशन ऑफ पुअर रिलायबिलिटी, यानी इससे हमको ऐसा लग सकता है कि इसकी रिलायबिलिटी कम है, बट रिसेंट स्टडीज़ शो दैट विकीपीडिया कम्स क्लोज टू ब्रिटानिका। लेकिन अभी हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं उनसे ये जाहिर होता है कि विकीपीडिया भी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नज़दीक है। अच्छा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एकदम ऑथेंटिक सोर्स है, यानी एकदम रिलायबल सोर्स है, लेकिन विकीपीडिया पर कभी कभी गड़बड़ी मिल जाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ भी गलत इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, हालांकि ऐसा रेयरली होता है।
इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इट्स एंट्रीज, यानी ये विकीपीडिया ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पास पहुंच रहा है एक्यूरेसी के मामले में. मोरओवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सिंस यूजर्स आर द वंस हु क्रिएट और एडिट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स, यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स दैट डू नॉट अपीयर इन अदर कमर्शियल एनसाइक्लोपीडियाज. तो एक ख़ास बात यह है कि विकीपीडिया पर जितनी वैरायटी मिलती है वो दूसरे एनसाइक्लोपीडिया में मिलना ज़रूरी नहीं है. जैसे मैंने अभी आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में बताया कि हालांकि उसके समय समय पर नए एडिशन आते रहते हैं, लेकिन जो विकीपीडिया है वो तो हर जब देखो अपडेट होता रहता है, जल्दी जल्दी अपडेट होता रहता है. जितना जल्दी जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है या जो लिखित में रिटन एनसाइक्लोपीडिया हैं बुक फॉर्म में जो हैं, उनको इतनी जल्दी अपडेट नहीं किया जा सकता. विकीपीडिया इज इन कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन. हाँ, तो यही बात मैं आपको बता रही थी कि लगातार इसका एवोल्यूशन हो रहा है, यानी लगातार उसको अपडेट किया जाता रहता है. सो द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स इज जनरली अप टू डेट. तो इसलिए यहाँ जो कंटेंट मिलता है विकीपीडिया पर वो अप टू डेट रहता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, विकीपीडिया आर्टिकल्स आर रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस. और सबसे बड़ी बात है कि विकीपीडिया के आर्टिकल्स आपको बहुत भाषाओं में मिल जाएंगे. ऑल्दो इंग्लिश आर्टिकल्स यूजुअली कवर मोर टॉपिक्स. हालांकि इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करते हैं. देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विकीपीडिया इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. यानी अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे वर्जन्स हैं विकीपीडिया के. देयर आर ओवर 250 लैंग्वेज वर्जन्स एंड दैट ईच लैंग्वेज वर्जन इज एन इंडिपेंडेंट रन प्रोजेक्ट विद इट्स ओन पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कंटेंट. तो लगभग 250 भाषाओं में इसके वर्जन्स हैं विकीपीडिया के, और हर भाषा को जो वर्जन है वो एक इंडिपेंडेंटली रन प्रोजेक्ट है, यानी अपना स्वतंत्र रूप से वो चलने वाला प्रोजेक्ट है, जिसके कि खुद की पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि प्रशासक हैं, एंड कंटेंट, और उसका अपना विषय सामग्री है. आगे है अ वेब ट्रांसलेशन सिस्टम. इट इज़ अ वेब बेस्ड सर्विस. ये एक वेब आधारित सेवा है दैट प्रोवाइड्स मशीन ट्रांसलेशन, जो कि मशीनी अनुवाद उपलब्ध कराती है बिटवीन 2 और मोर लैंग्वेज, 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं में. वेब ट्रांसलेशन सिस्टम रेयरली प्रोड्यूसेस परफेक्ट ट्रांसलेशंस. यानी ये वेब आधारित अनुवाद मुश्किल से ही कभी पूर्ण अनुवाद प्रस्तुत करता है, स्पेशली बिटवीन लैंग्वेजेस दैट आर नॉट इन द सेम लैंग्वेज फैमिली. ख़ास तौर पर उन भाषाओं के बीच में परफेक्ट अनुवाद नहीं हो पाता जो कि एक ही परिवार को बिलोंग नहीं करती. यानी एक परिवार की भाषाएं होती हैं ना, जैसे हमारी संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, भारतीय भाषाएं संस्कृत से, उनकी रूट संस्कृत है, तो सेम लैंग्वेज फैमिली की हुई वो भाषाएं, तो उनमें आसान होता है, उनमें एक परफेक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल होता है. लेकिन सेम लैंग्वेज फैमिली की अगर भाषाएं नहीं हैं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है. बट दे ऑफन हेल्प गिव रीडर्स अ रफ आइडिया. लेकिन अक्सर ये पाठकों को एक रफ आइडिया दे देती हैं, एक मतलब उनको एस्टिमेट हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है ऑफ द बेसिक कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट का बेसिक कंटेंट क्या है, यानी मूलतः ये रचना क्या कहना चाहती है, इस बात का अंदाज़ा लग जाता है. सम ट्रांसलेटर्स यूज़ वेब ट्रांसलेशन एज पार्ट ऑफ देयर वर्क फ्लो. कुछ अनुवादक वेब ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं अपने वर्क फ्लो, जो उनका काम है उसके एक अंश के रूप में, टू आइदर प्रोड्यूस अ ड्राफ्ट वर्जन दैट दे कैन एडिट इनटू फाइनल ट्रांसलेशन. यानी एक ड्राफ्ट वर्जन तैयार करने के लिए, एक प्रपत्र तैयार करने के लिए, जिसको वो बाद में एडिट कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, और टू क्रिएट एन अल्टरनेट डॉक्यूमेंट टू कंपेयर द ट्रांसलेशंस ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस. या फिर वो एक अल्टरनेट में विकल्प प्रपत्र तैयार करते हैं जिसको बाद में वो कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं खास शब्दों की और वाक्यांशों की. यानी उस भाषा जो वेब ट्रांसलेशन ने जो किया है और जो उनको लगता है ना, तो उसके बीच में एक कंपैरिजन वो कर लेते हैं. डॉक्यूमेंट टू फ्रेजेस. मोस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफर प्लगइन्स
such as WordPress Global Translator plugin, which offers machine translations in 41 different languages using Google Translate, Babelfish, Prompt and free translations। तो ज़्यादातर जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं वो प्लग इन ऑफ़र करते हैं, उनमें प्लग इन दे रखा होता है जिससे कि वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं, मशीन ट्रांसलेशन कर सकती है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट है, बेबलफिश है, प्रॉम्प्ट है, फ्री ट्रांसलेशंस, ये सारे ऐप्स हैं। ग्लॉस मास्टर इज़ अ ग्लॉसरी टूल। ये एक ग्लॉसरी टूल है, यानी कि यहाँ आपको शब्द मिलेंगे, वोकेबुलरी मिलेगी, दैट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ 2500 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म्स। यानी यहाँ आपको एक लिस्ट मिलेगी, सूची मिलेगी जो कि 2500 के करीब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्दावली आपको उपलब्ध कराएगी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, विद डेफिनेशंस, परिभाषाओं के साथ। मैनी ऑफ द टर्म्स प्रोवाइडेड आर फ्रॉम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स written in English along with any other helpful information। यानी यहाँ बहुत सारे जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, जो यहाँ पे उपलब्ध हैं ग्लॉस मास्टर में, वो कहाँ से हैं? फ्रॉम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से है, रिटन इन इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी में लिखे गए हैं, अलॉन्ग विद एनी अदर हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, साथ में कुछ और उसमें सहायक सूचनाएं होती हैं। अब है एनाफ्रेसियस। एनाफ्रेसियस इज अ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैट भी बोलते हैं, CAT, कैट। तो C फॉर कंप्यूटर और A फॉर असिस्टेड और T फॉर ट्रांसलेशन। तो ये टूल है कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ मैक्रोस फॉर ओपन ऑफिस राइटर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ वर्डफास्ट एंड ट्रेडोस। तो इन्हीं पर आधारित है, इसी तरीके का ये टूल है। ये जो मैक्रो होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है दैट एक्सपेंड्स ऑटोमेटिकली, यानी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि अपने आप एक्सपेंड हो जाता है और कई सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट आपके सामने आ जाता है, तो उसको मैक्रो बोलते हैं। फॉर ओपन ऑफिस राइटर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, जो कि उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होता है जिस पर के वर्डफास्ट और ट्रेडोस आधारित हैं। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज एन openoffice.org एक्सटेंशन एंड एज अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट विद मैक्रोज। मैक्रोज का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मीनिंग। तो इट इज़ अवेलेबल बोथ, ये दोनों तरीक़ों से उपलब्ध है। एज एन openoffice.org एक्सटेंशन इस फॉर्म में अवेलेबल है, एंड स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट विद मैक्रोज, एंड इट कैन बी यूज्ड ऑन विंडोज़। इसका प्रयोग विंडोज़ में किया जा सकता है, GNU लाइनक्स इसमें किया जा सकता है, FreeBSD में किया जा सकता है, एंड Mac OS X। अभी मैं इन सब के आपको फुल फॉर्म्स बताती हूँ। इसमें इन सब में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसलेटिंग फाइल्स इन एनी ऑफ द फॉर्मेट्स सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस राइटर। यानी इट कैन बी यूज, इसका प्रयोग किया जा सकता है फॉर ट्रांसलेटिंग फाइल्स, यानी फाइल्स का अनुवाद करने के लिए, इन एनी ऑफ द फॉर्मेट्स, किसी भी फॉर्मेट में जो कि सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस राइटर, जिसको कि ओपन ऑफिस राइटर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो TXT फाइल्स होती हैं, RTF, ODT एट्सेट्रा, ये फाइल्स होती हैं विद द एड ऑफ ट्रांसलेशन मेमोरीज एंड ग्लॉसरीज। यानी विद द एड ऑफ, सहायता लेकर, किसकी? ट्रांसलेशन मेमोरी की, यानी अनुवाद मेमोरी की, और ग्लॉसरीज की। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्लीन फाइल्स इन ट्रेडोस और वर्डफास्ट अनक्लीन फॉर्मेट। इसका प्रयोग किया जा सकता है फाइल्स को क्लीन करने के लिए ट्रेडोस में या फिर वर्डफास्ट अनक्लीन फॉर्मेट में। अच्छा, ये जो वर्ड्स थे मैंने कहा था मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बताती हूँ, तो मैंने अलग से आपके लिए नोट किया है, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो अभी तो यहाँ आ चुके हैं और अभी आगे इस वीडियो में आएंगे। तो एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। रेस्टर इमेज
ये टर्म अभी आगे आएगा, अभी जितना हमने अब तक पढ़ लिया उसमें अभी ये शब्द नहीं आया। तो रेस्टर इमेज जो होती है विट मैप्ड इमेजेस होती हैं मेड अप ऑफ पिक्सेल्स, जो कि पिक्सेल्स से बनी होती हैं। और GNU ये टर्म अभी आया था यहाँ पर एनाफ्रेसिस में, अभी आपने देखा। तो GNU का मतलब GNU इज़ नॉट यूनिक्स, इज़ अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसका दूसरा एक और मतलब ये भी है जनरल पब्लिक लाइसेंस, उसको भी नहीं ये जनरल, ये तो किसी और का मैंने इस यहाँ पे लिख दिया, GPL, ये कुछ और अलग से लिख दिया मैंने। यूनिक्स का जो फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्सड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, और लाइनक्स लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, BSD बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और मैक OS X, ये अभी आए थे ये सारे टर्म्स। तो मैक्स OS X का मतलब मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, और X का मतलब 10 होता है तो इसका वर्जन 10.4, और TXT टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट मैसेजिंग होता है। और इसके बाद RTF अभी इसी में आया था, अभी जो आपने पढ़ा है। तो RTF का मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ODT भी अभी इसी में आया था, तो इसका मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ। इसके बाद XML है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कोड्स और टैग्स, यानी ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये एक सेट होता है कोड्स का, टैग्स का, दैट डिस्क्राइब्स द टेक्स्ट इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, जो कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का वर्णन करता है। द मोस्ट फेमस मार्कअप लैंग्वेज इज HTML। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो भाषा है मार्कअप लैंग्वेज है वो HTML है, और इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगर ये नहीं भी दिख रहा है या इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी इंटरनेट से देखी हैं, आप भी जाकर गूगल पर देख सकते हैं। और अगर आप KR कॉलेज से हैं तो आप मुझसे ये कागज़ ले सकते हैं जहाँ मैंने ये नोट किया है, आप फोटो स्टेट करा सकते हैं या नोट कर सकते हैं कॉलेज में। कॉलेज में तो मैं क्लास में तो दिखाऊंगी ही आप लोगों को, और जो लोग नहीं आए उस दिन या एब्सेंट रहें तो वो मुझसे ले सकते हैं क्लास कॉलेज आकर। फिर नेक्स्ट है W3C। W3C मतलब www.consortium is an international community that works together for the long term growth of the web। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो कि साथ में मिलकर काम करता है, यानी वेब की ग्रोथ के लिए, वेब को आगे बढ़ाने के लिए। फिर है WYSIWYG मतलब वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अभी मैं इसको थोड़ा और ऊपर करती हूँ, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज यूजर्स टू सी एंड एडिट कंटेंट इन अ फॉर्म दैट appears as it would when displayed on an interface, web page, slide presentation or printed document। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज, जो कि इजाज़त देता है यूज़र्स को, टू सी देखने की, एंड एडिट और संपादित करने की, सुधारने की, कंटेंट विषय सामग्री को, इन अ फॉर्म एक ऐसी फॉर्म में, दैट एपियर्स जो दिखाई देती है, एज इट वुड जो जैसी वो दिखेगी, व्हेन डिस्प्लेड जब इसको दिखाया जाएगा, और एन इंटरफेस, वेब पेज, स्लाइड प्रेजेंटेशन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, यानी जब इसको कहीं स्लाइड प्रेजेंटेशन में या कंप्यूटर पे या प्रोजेक्टर पे कहीं भी दिखाया जाएगा या फिर प्रिंटेड वर्जन में दिखाया जाएगा, वैसा आप पहले इसको देख सकते हैं। जैसे आप प्रिंट आउट भी निकालते हैं तो आपको पहले वो दिखाता है ना कि जब प्रिंट आउट होने के बाद आपका पेज ऐसा दिखेगा, है ना, तो प्रीव्यू दिखाता है एक तरीके से। तो यहाँ भी आप
वही देख सकते हैं। तभी इसको कहा गया है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपको आपके सामने निकल के आएगा। फिर जेपीईजी फाइल्स होती हैं, तो उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जीआईएफ तो आप रोज़ाना भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि अभी तक यहाँ आ चुकी है और आगे भी इसमें से कुछ टर्म्स आएंगे। हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो ये आगे है एपर्टियम। एपर्टियम इज़ अ रूल बेस्ड ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन इंजन। तो ये भी एक ओपन सोर्स मशीन ट्रांसलेशन इंजन है दैट फोकसेस मोस्टली ऑन लैटिन बेस्ड यूरोपियन लैंग्वेजेस, और जो कि केंद्रित है ज़्यादातर जो लैटिन पर आधारित यूरोपियन लैंग्वेज हैं, यूरोप की भाषाएं हैं, यानी लैटिन फैमिली की। जैसे हमारे इंडिया में संस्कृत फैमिली की भाषाएं हैं, तो यूरोप में जो लैटिन फैमिली की भाषाएं हैं उन पर केंद्रित है एपर्टियम। एपर्टियम इज़ कई जगह यहाँ एपर्टियम की अब स्पेलिंग गलत है, लेकिन जो सही स्पेलिंग है वो यही है जो हेडिंग में है, तो आप यही स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल फॉर ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज इनटू अ क्लोजली रिलेटेड एन अदर लैंग्वेज थ्रू द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रैदर देन ह्यूमन इंटरप्रिटेशन। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्लोजली रिलेटेड ट्रांसलेशन करता है, यानी क्योंकि ये लैंग्वेजेस लैटिन फैमिली की हैं, तो बजाय ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रांसलेशन करता है एपर्टियम। एपर्टियम यूजेस अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन वर्क फ्लो, has tools to manage the linguistic data surrounding the two languages, a language pair, and already contains linguistic data for many language pairs which are encoded in XML based format. तो एपर्टियम यूजेस अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन वर्कफ्लो। एपर्टियम प्रयोग करता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट यानी भाषा से एकदम आज़ाद ट्रांसलेशन वर्कफ्लो, यानी इसका अपना वर्कफ्लो होता है, उतने उसमें बंधता नहीं है लिमिटेशंस में। हैज़ टूल्स टू मैनेज द लिंग्विस्टिक डाटा, इसके पास इसमें सॉफ्टवेयर में टूल्स होते हैं जो कि लिंग्विस्टिक डाटा को मैनेज करते हैं सराउंडिंग द टू लैंग्वेजेस, जो कि दो भाषाओं से रिलेटेड डाटा होता है। अ लैंग्वेज पेयर यानी दो भाषाओं का जोड़ा, तो दोनों भाषाओं के जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो ये मैनेज करता है, एक कंपैरेटिव स्टडी कैसे तैयार करता है। एंड ऑलरेडी कंटेन्स लिंग्विस्टिक डाटा फॉर मैनी लैंग्वेज पेयर्स, और इसके अंदर पहले से ही लिंग्विस्टिक डाटा होता है बहुत सारे लैंग्वेज पेयर्स का, है ना, किस भाषा से किस भाषा में करना है, तो उसके अंदर ये डाटा तैयार होता है कि इस भाषा से इस भाषा में जब जाएगा कोई वर्ड तो इसका ये मतलब होगा। विच आर एनकोडेड इन XML बेस्ड फॉर्मेट, जो XML बेस्ड फॉर्मेट में एनकोडेड होते हैं, इस सॉफ्टवेयर में होते हैं। फिर है गोपोल, इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल फॉर ट्रांसलेटिंग सबटाइटल्स इन विद इन वीडियो। तो वीडियो में सबटाइटल्स आते हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है। गोपोल works with open source system such as Arch Linux, Debian, Fedora, FreeBSD, Frugalware, Linux, Gentoo Linux, NetBSD, OpenSUSE and Ubuntu, but it will also work with Windows। तो इनमें से कुछ टर्म्स की मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्म्स जिनकी अवेलेबल थी, और बाकी आप फिर इसी तरीके से इनको याद कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट, इससे तो आप परिचित हैं ही। गूगल ट्रांसलेट इज़ नॉट एन ओपन सिस्टम, तो ये ओपन सोर्स टूल नहीं है गूगल ट्रांसलेट, पहले भी ये बात आ चुकी है। बट इट इज़ अ पावरफुल एंड फ्री वेब ट्रांसलेशन सर्विस, लेकिन ये बड़ा ताकतवर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, फ्री वेब ट्रांसलेशन सर्विस है, दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्विकली लुक अप ट्रांसलेशंस फॉर अ फ्रेज, डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, यानी फटाफट से आपको ये ट्रांसलेशन करके दे देता है फ्रेजेस का, डॉक्यूमेंट का, वेब और वेबसाइट का।
गूगल ट्रांसलेट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी पर आधारित सांख्यिकीय मशीन अनुवाद सिस्टम है, विच वर्क्स बाय कंपेयरिंग पैरेलल टेक्स्ट। और ये क्या करता है, कंपेयर करता है पैरेलल टेक्स्ट को एंड देयर ट्रांसलेशंस इन मैनी लैंग्वेजेस, और उनका ट्रांसलेशन करता है बहुत सारी भाषाओं में। विद अ सफिशिएंट लार्ज ट्रेनिंग सेट, typically millions or tens of millions of sentences, the translate learns to translate text by example। अब इसके अंदर क्या है, मिलियंस और मिलियंस सेंटेंसेस हैं अलग अलग भाषाओं के, तो वो उसको ट्रेन किया गया, इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसने सीख रखा है, मतलब ये सिस्टम में फीड है कि वो एग्जाम्पल देकर चीज़ों को ट्रांसलेट कर देता है। लाइक एनी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम, किसी भी मशीनी ट्रांसलेशन सिस्टम की तरह गूगल ट्रांसलेट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमन क्वालिटी ट्रांसलेशन। तो गूगल ट्रांसलेट भी इंसान वाली क्वालिटी का ट्रांसलेशन नहीं प्रोवाइड कराता, उपलब्ध नहीं करा सकता, बट लेकिन जनरली प्रोवाइड्स डिसेंट अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशंस। ये प्रायः मतलब इंसान की तरह तो नहीं कर सकता, इंसान का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, तो उतना तो नहीं कर पाता, लेकिन बाकियों से अच्छा, बेहतर और अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशन ये कर देता है। बेबलफिश, वंस ओन्ड बाय अल्टा विस्टा एंड नाउ पार्ट ऑफ याहू, इज सिमिलर टू गूगल ट्रांसलेट। तो बेबलफिश जो कि कभी अल्टा विस्टा के पास हुआ करता था और अब याहू का पार्ट है, वो गूगल ट्रांसलेट के समान है। इट इज़ पावर्ड बाय सिस्टर्न रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन, और इसको सिस्टर्न रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन के द्वारा ये पावर्ड है। और अब लास्ट है टॉगल टेक्स्ट। टॉगल टेक्स्ट इज़ अ प्रोप्राइटरी वेब ट्रांसलेटर दैट फोकसेस ऑन इंग्लिश इंडोनेशियन ट्रांसलेशन। तो ये एक प्रोप्राइटरी माने तो मालिकाना होता है, मतलब किसी के पास इसके राइट्स हैं, उस तरीके का वेब ट्रांसलेटर है जो कि इंग्लिश इंडोनेशियन ट्रांसलेशन पर फोकस करता है, यानी इंग्लिश से इंडोनेशियन भाषा का ट्रांसलेशन इसके द्वारा किया जाता है। अब हैं इमेज टूल्स, यानी जो इमेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं, उनके टूल्स हैं ये। देयर आर सम वेरी गुड फ्री सॉफ्टवेयर इमेज मैनिपुलेशन टूल्स। बहुत सारे अच्छे और फ्री इमेज मैनिपुलेशन, यानी जो तस्वीरों को आप सुधार सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम सांवला रंग है उनका, लेकिन वो ऐसे फ़ोटो खींच लेते हैं इन्हीं टूल्स की मदद से कि बहुत गोरे दिखते हैं। डीपी कुछ लोगों की आपने देखी होगी, प्रोफाइल फ़ोटो बहुत खूबसूरत होता है, जब रियलिटी में आप देखें तो काफ़ी लोग भूत जैसे दिखते हैं, है ना, और एकदम प्रोफाइल फ़ोटो में परी जैसे दिख रही होंगी, है ना, महिलाएं, और असलियत में भूत जैसे ही। तो ये किसके द्वारा संभव होता है? इमेज टूल्स के द्वारा। देयर आर मैनी वेरी गुड फ्री सॉफ्टवेयर इमेज मैनिपुलेशन टूल्स दैट यू मे फाइंड यूजफुल, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं इन प्रिपेयरिंग इमेजेस फॉर ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटिंग टूल्स। उससे क्या है, आप इमेजेस तैयार कर सकते हैं ट्रांसलेशन की और ट्रांसलेशन टूल्स की। GIMP, विच स्टैंड्स फॉर GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो ये GIMP है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। मैं GNU आपको बता चुकी हूँ। और द GIMP एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, जैसा कि कभी कभी इसको कहा जाता है, इज़ अ वेरी पावरफुल इमेज प्रोसेसिंग टूल। ये बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर को प्रोसेस करने वाला टूल है। यू मे ऑलरेडी बी फेमिलियर विद सॉफ्टवेयर लाइक एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप से तो आप परिचित होंगे। GIMP इज़ सिमिलर टू फोटोशॉप। तो GIMP फोटोशॉप की तरह ही है इन इट्स फीचर्स, अपनी खासियतों में, एंड फंक्शनलिटी, और अपने कार्यों में। एंड इट कैन ओपन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स, और फोटोशॉप वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ये खोल सकता है। GIMP can also export to Photoshop file formats, so you can exchange images and working files with your colleagues and friends.
तो ये जो GIMP है ये फोटोशॉप वाले फाइल फॉर्मेट्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब भेज सकता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं ये तस्वीरें और वर्किंग फाइल्स। इसके बाद है इंकस्पेस। इंकस्पेस इज एन ओपन सोर्स ड्राइंग टूल फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग SVG ग्राफिक्स। तो इंकस्पेस एक ओपन सोर्स ड्राइंग टूल है जिससे कि आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं एंड एडिट और मतलब संपादित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं SVG ग्राफिक्स, यानी SVG की जो तस्वीरें होती हैं। मोर देन जस्ट अ टेक्स्ट vector editor, Inkspace provides a WYSIWYG, ये अभी मैंने आपको बताया था, what you see is what you get, interface for manipulation of vector images allowing the artist to express himself freely। तो मोर देन जस्ट अ टेक्स्ट वेक्टर एडिटर, यानी ये सिर्फ टेक्स्ट वेक्टर एडिटर नहीं है, उससे आगे है। वेक्टर एडिटर क्या है? वेक्टर इमेजेस होती हैं जो कि डायरेक्टली ज्योमेट्रिक शेप से बनती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा डॉट 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 रख के तस्वीर बन जाती है, फ़ोटो बन जाती है, या फिर लाइन 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 खींच के फ़ोटो बन जाती है, या फिर कर्व्स बना के कोई फ़ोटो बन जाती है, सिर्फ कर्व्स होते हैं उसमें, या कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिनमें से पॉलीगॉन्स होते हैं, तो वो वेक्टर इमेजेस कहलाती हैं। तो टेक्स्ट वेक्टर एडिटर इंकस्पेस प्रोवाइड्स ये अभी मैंने इसका बताया, इंटरफेस फॉर मैनिपुलेशन ऑफ वेक्टर इमेजेस। तो इंकस्पेस आपको उपलब्ध कराता है इन इमेजेस को मैनिपुलेट करने में, इनको आप सुधार सकते हैं। अलाउइंग द आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जिससे कि जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, अपने आप को आज़ादी से अभिव्यक्त कर सकता है, अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है इंकस्पेस में जाकर। वाइल अदर फ्री एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विद सिमिलर कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट, इंकस्पेस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द अंडरलाइंग SVG कोड। तो वाइल जबकि अदर दूसरे फ्री एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी फ्री के जो मुफ्त के सॉफ्टवेयर हैं विद सिमिलर कैपेबिलिटी, जिनमें कि वैसी ही कैपेबिलिटी है, वही क्षमता है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हैं, लेकिन इंकस्पेस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस। इंकस्पेस एक ऐसा इंटरफेस उपलब्ध करवाता है, इंटरफेस माने समन्वय बिंदु होता है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से समन्वय कर सकते हैं उनका, टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द अंडरलाइंग SVG कोड। तो सीधे सीधे SVG कोड को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इंकस्पेस पे जाके। दिस अलाउज वन टू बी सर्टेन दैट द कोड कंप्लाइज टू W3C, यानी इससे व्यक्ति को ये सुनिश्चित हो जाता है, दिस अलाउज वन, यानी इसे इजाज़त मिलती है, इससे कैपेबिलिटी मिलती है व्यक्ति को, टू बी सर्टेन, कि वो सुनिश्चित हो सकता है, एश्योर्ड हो सकता है दैट द कोड कंप्लाइज टू W3C, कि ये जो कोड है W3C के अनुसार है। W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यानी इन लोगों की जो एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, तो उसके अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार है। SVG, ये शब्द कई बार आ भी गया, तो SVG देखो यहाँ ऊपर भी आया था। SVG क्या है? SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, यानी जिसको स्केलेबल तो मापा जा सकता है, और वेक्टर मैंने अभी आपको बताया, यानी जो ज्योमेट्रिक शेप्स से जो तस्वीरें बनती हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाते हैं। तो इसका SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। इमेज फाइल फॉर्मेट्स, इमेज फाइल के जो फॉर्मेट्स हैं, JPG, इसका मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी, एंड GIF आर मेड अप ऑफ लाइन्स ऑफ इंडिविजुअल पिक्सेल्स इन अ ग्रिड। तो ये अलग अलग पिक्सल से ये तस्वीरें तैयार की जाती हैं। दिस काइंड ऑफ इमेज इज़ नोन एज अ रेस्टर इमेज। तो इस प्रकार की तस्वीर को रेस्टर इमेज कहा जाता है। रेस्टर इमेज का भी मैंने आपको बताया था, बिटमैप्ड इमेजेस होती हैं जो कि पिक्सल से बनी होती हैं।
वेक्टर ग्राफिक्स आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फाइल ऑल टुगेदर। तो जो वेक्टर ग्राफिक्स है वो एकदम से अलग टाइप की फाइल है। दे आर नॉट मेड ऑफ पिक्सेल्स। तो जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो पिक्सल से नहीं बने हुए हैं, है ना। रेस्टर इमेज पिक्सल से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, पूछा जा सकता है दोनों में डिफरेंस। जो रेस्टर इमेज है वो पिक्सल से बनी हुई है और जो वेक्टर इमेज है वो ज्योग्राफिक शेप से बनी हुई, ज्योमेट्रिक शेप से बनी हुई है। बट कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल डाटा। तो मैंने उसको ज्योमेट्रिकल शेप बोल दिया और बुक में यहाँ मैथमेटिकल डाटा दिया हुआ है। एंड इक्वेशंस दैट डिस्क्राइब द इमेज। तो मैथमेटिकल डाटा और इक्वेशंस इसमें होती हैं जो कि इमेज को डिस्क्राइब करती हैं। उसी को मैंने ज्योमेट्रिक शेप्स बोल दिया था। पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स, पॉलीगॉन्स इनसे बनी होती हैं। अच्छा, अब आपका इस यूनिट में जो बचा है वो ट्रांसलिट्रेशन बचा है। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं ट्रांसलिट्रेशन कवर करके इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे, फिर थर्ड यूनिट पर पहुंचेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।